आप सभी का स्वागत है एआई एजुकेशन बॉट चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। इस विषय पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का सबसे मूल आधार है। सही कहा। और इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम पर्यावरण के मूल घटकों और उसकी पूरी कार्यप्रणाली को गहराई से समझें। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरे विषय की शुरुआत एक बहुत ही प्रासंगिक कहानी से होती है जो रवि नाम के एक स्कूली छात्र की है। हाँ, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि वापस स्कूल लौटता है तो उसे एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। उसके स्कूल के पास खेलने का जो एकमात्र विशाल मैदान था, वहां खुदाई हो रही है। बिल्कुल। और लोगों द्वारा उसे बताया जाता है कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है। जब रवि को यह समझ आता है कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला वो सुंदर मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो आज के समय में हर शहर में बहुत आम हो गया है। स्कूल की सुबह की सभा में प्रधानाचार्य भी बहुत उदासी से कहते हैं कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास तेजी से बदलते पर्यावरण का एक बहुत ही वास्तविक उदाहरण है। एकदम सही। रवि की इस कहानी का सीधा संबंध पर्यावरण की अकेडमिक परिभाषा से है। अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसान का बनाया हुआ, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए सुरक्षित भूमि देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत स्पष्ट है। अगर पर्यावरण के घटकों को ठीक से विभाजित किया जाए तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव स्वयं। जी, प्राकृतिक घटकों के उदाहरणों में जल शामिल है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं, वायु शामिल है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और स्थल शामिल है जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। इसके साथ ही सजीव प्राणियों का संसार या जैव मंडल भी इसी का हिस्सा है। और मानव निर्मित पर्यावरण की बात करें तो इसमें वे सभी चीजें आती हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए किया है, जैसे कि बड़ी इमारतें, पार्क, पुल, सड़क और उद्योग। बिल्कुल। और इसमें जो तीसरा घटक है मानव स्वयं, वो थोड़ा दिलचस्प है। इसमें एक व्यक्ति, उसका पूरा परिवार और उसका समुदाय शामिल होता है। इसके अलावा उसका धर्म, उसकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति भी मानव पर्यावरण का ही हिस्सा है। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है। ये जो शब्द है पर्यावरण, या जिसे अंग्रेजी में हम एनवायरनमेंट कहते हैं, इसकी उत्पत्ति भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प विषय है। हाँ, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायनेर या एनवायरोनेर से हुई है। तो इस फ्रेंच शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस, यानी जो कुछ भी हमारे पड़ोस में या हमारे आसपास मौजूद है, वही हमारा पर्यावरण है। इसके साथ ही हमें जीवीय और अजीवीय पर्यावरण के बीच का अकादमिक अंतर भी समझना होगा। जीवीय और अजीवीय मतलब सजीव और निर्जीव के रूप में? बिल्कुल सही। जीवीय पर्यावरण से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से है, जिसमें पादप और जंतु शामिल होते हैं। दूसरी ओर अजीवीय पर्यावरण का अर्थ निर्जीव पदार्थों के संसार से है, जैसे कि स्थल या जमीन। इस बुनियादी अंतर के बाद अब हमें प्राकृतिक पर्यावरण के परिमंडलों को समझना चाहिए। पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण के 4 प्रमुख परिमंडल हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों परिमंडल एक दूसरे के साथ किस प्रकार कार्य करते हैं। सबसे पहले स्थल मंडल पर विचार करते हैं। पृथ्वी की जो ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है, जो मुख्य रूप से कठोर चट्टानों और खनिजों से बनी है और मिट्टी की पतली परत से ढकी है। हाँ, और ये कोई समतल परत नहीं है। ये पहाड़, पठार, मैदान और घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला ऊबड़ खाबड़ धरातल है। ये हमें कृषि, मानव बस्तियों और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ध्यान रहे, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। स्थलमंडल के बाद अगला परिमंडल है जलमंडल, जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल।
जल के विभिन्न प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर के समूह को जलमंडल कहते हैं। और फिर आता है वायुमंडल, जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। जी, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की एक पतली परत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रखता है। ये सूर्य की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से हमारी रक्षा करता है। और इसमें गैस, धूल कण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। इसके बाद चौथा और अंतिम परिमंडल है जैवमंडल। जैवमंडल पादप और जीव जंतुओं से मिलकर बनता है। ये पृथ्वी का वह अत्यंत संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस सब का मूल अर्थ क्या है? जब ये सारे परिमंडल और घटक एक साथ मिलते हैं तो एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। इसे हम एनसीसी कैंप की कहानी से समझ सकते हैं। हाँ, वो कहानी जहाँ अलग अलग स्थानों से आए बच्चे अपने अपने पर्यावरण के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। कैंप में जेसी नाम की छात्रा को केरल की मूसलाधार बारिश याद आती है। वो बताती है कि कैसे वहाँ हरे भरे खेत और नारियल के बागान हैं। जबकि जैसलमेर के रहने वाले हीरा का अनुभव बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि जैसलमेर में दूर दूर तक केवल कीकर के पेड़, सूखी रेत और ऊंट ही नजर आते हैं। एक ही देश में पर्यावरण का इतना बड़ा अंतर। और इसी अंतर को विज्ञान की भाषा में पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। जी। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के संस्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो क्या एक पारितंत्र का आकार हमेशा विशाल होता है? नहीं, पारितंत्र विशाल वर्षावन, घासस्थल, रेगिस्तान या पहाड़ों का भी हो सकता है और एक छोटे से ताल का भी अपना एक स्वतंत्र पारितंत्र हो सकता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था प्राकृतिक रूप से बहुत संतुलित है, लेकिन जब इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है तो बहुत कुछ बदलने लगता है। अगर हम इसको व्यापक संदर्भ में देखें तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। प्रारंभिक मानव का प्रकृति के साथ वो शुरुआती तालमेल कैसा था? प्रारंभिक मानव ने प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बनाया, ये एक अनुमानित या वैज्ञानिक रूप से विचाराधीन दृष्टिकोण है। लेकिन समय के साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ीं और उन्होंने पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू किया। उन्होंने खेती करना शुरू किया, पशुपालन सीखा और पहिए का आविष्कार किया। और इसी विकास के क्रम में वस्तु विनिमय पद्धति का उदय हुआ। ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो औद्योगिक क्रांति का समय आया, फिर परिवहन में तेजी आई और सूचना क्रांति ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। लेकिन इन सब के बावजूद मानव और पर्यावरण के बीच सही संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा है। सच में प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। आज की इस चर्चा में हमने पर्यावरण के घटकों और परिमंडलों को बहुत अच्छे से समझा। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि हम मिजोरम की नूरी और शहर के रवि की कहानियों को फिर से देखें तो हमें समझना होगा कि हमारा भौगोलिक परिवेश सिर्फ हमारे घर का आकार ही तय नहीं करता है, बल्कि वो हमारी पूरी संस्कृति, हमारे खानपान और दिनचर्या को गढ़ता है। बिल्कुल। जब हम अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे होते, बल्कि उस स्थान की पूरी सांस्कृतिक पहचान और जीवन शैली को हमेशा के लिए बदल रहे होते हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, जब हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं तो हमें लगता है कि ये जमीन पूरी तरह से ठोस है, शांत और स्थिर भी लगती है। बिल्कुल, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सही कहा, हमारी पृथ्वी अंदर से बहुत ही गतिशील है। ये एक निरंतर बदलने वाली और ऊर्जा से भरी हुई प्रणाली है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की विभिन्न परतों को समझना है। जी, साथ ही हम शैल, जिन्हें हम चट्टान भी कहते हैं, और खनिजों के वैज्ञानिक तथ्यों का सटीकता के साथ विश्लेषण करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझना भूगोल के अध्ययन का एक बहुत ही मौलिक कदम है और बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल।
सतह पर दिखने वाले ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान या गहरी खाइयां, ये सब अचानक नहीं बने हैं। इनका सीधा संबंध इस बात से होता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में कौन सी भूगर्भीय प्रक्रियाएं चल रही हैं। आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पृथ्वी की उन परतों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जिन्हें सीधे तौर पर देखना मानव के लिए लगभग असंभव है। इस अवधारणा को समझने के लिए पृथ्वी की तुलना हम एक प्याज से कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन और सरल उदाहरण है। जिस तरह प्याज में एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं, ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी भी संकेंद्री परतों से बनी है। इन्हें अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहली और सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या क्रस्ट कहते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। परपटी पृथ्वी की सतह की सबसे बाहरी परत है। पूरे ग्रह के आकार को देखते हुए ये परत सबसे पतली होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य है। जी, यह परत हर जगह एक समान मोटाई की नहीं होती है। बिल्कुल। महाद्वीपों के नीचे इसकी संरचना और मोटाई अलग है, और महासागरों के तल के नीचे इसकी मोटाई बिल्कुल अलग होती है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। महाद्वीपीय सम्मति यानी कॉन्टिनेंटल मास में इस परपटी की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों का ये हिस्सा मुख्य रूप से दो खनिजों से मिलकर बना है। पहला है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना। अध्ययन की सुविधा के लिए भूगोलवेत्ताओं ने इसे एक नाम दिया है। इसे Cl कहा जाता है। हाँ, इसमें C का अर्थ सिलिका है और L का अर्थ एल्यूमिना है। महाद्वीपों की इस 35 किलोमीटर की गहराई के बाद महासागरीय परपटी का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। महासागरों के नीचे की परपटी बहुत पतली होती है। इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर तक ही सीमित होती है। इसका निर्माण भी अलग खनिजों से हुआ है। महासागर के नीचे की ये परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। इसी वैज्ञानिक कारण से इसे सिमे कहा जाता है। से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम। ये अंतर पृथ्वी की भौगोलिक संरचना का बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। सोचने वाली बात है कि जिस जमीन को हम इतना विशाल मानते हैं, वो महासागरों के नीचे केवल 5 किलोमीटर ही गहरी है। परपटी के ठीक नीचे जो दूसरी परत आती है, उसका नाम मैंटल है। ये परत बहुत अधिक गहरी और विशाल है। मैंटल परपटी के ठीक नीचे से शुरू होती है और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। 2900 किलोमीटर की ये गहराई अपने आप में अकल्पनीय है। मैंटल की ये परत पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान घेरती है। इसके अंदर का तापमान और दबाव सतह की तुलना में बहुत अधिक होता है। और यदि हम मैंटल को पार करके और भी अधिक गहराई में जाएं, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत आती है। इस सबसे अंदरूनी परत को क्रोड या कोर कहा जाता है। क्रोड की त्रिज्या, जिसे हम रेडियस कहते हैं, लगभग 3500 किलोमीटर है। ये परत बहुत भारी धातुओं से बनी है। इसमें निकल और लोहा सबसे प्रमुख तत्व हैं। लोहे को वैज्ञानिक भाषा में फेरिस कहा जाता है। इसीलिए इस सबसे अंदरूनी परत को निफे कहा जाता है। नी का मतलब निकल है और फे का मतलब फेरिस है। इस परत की परिस्थितियां सतह से बिल्कुल अलग होती हैं। क्रोड का तापमान और दाब बहुत ही उच्च होता है। पृथ्वी के अंदर इस अत्यधिक तापमान और गहराई का अनुभव करना मानव के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहा है। मानव निर्मित खदानों की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये खदान केवल 4 किलोमीटर गहरी है। इसके अलावा तेल की खोज में इंजीनियरों ने बहुत आधुनिक मशीनों से खुदाई की है। फिर भी वे पृथ्वी के अंदर केवल 6 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। गहराई बढ़ने के साथ तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। 6 किलोमीटर की खुदाई के बाद भी हम क्रोड से बहुत दूर हैं। अगर पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने की बात की जाए तो ये पूरी तरह से असंभव है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। यह व्यावहारिक रूप से कभी संभव नहीं हो सकता। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। हाँ, क्योंकि इतनी गहराई का सीधा अवलोकन करना किसी भी तकनीक से अब तक संभव नहीं हो पाया है। ये बहुत ही सटीक बात है। पृथ्वी के अंदर की गहराई के जो भी आंकड़े हमारे पास हैं, वे भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण पर आधारित हैं। इन तरंगों की गति और दिशा के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं। अगर हम पृथ्वी के कुल आयतन के प्रतिशत का विश्लेषण करें तो आंकड़े बहुत ही आश्चर्यजनक लगते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। ये आंकड़ा वास्तव में हैरान करने वाला है। केवल 1% हिस्सा। और इसी 1% पर पूरा मानव जीवन, सारे महाद्वीप,
पहाड़ और महासागर स्थित हैं। प्रॉपर्टी के इस 1% के बाद सबसे बड़ा हिस्सा मेंटल का आता है मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का 84% है। और सबसे अंदरूनी हिस्सा यानी क्रॉड पृथ्वी के कुल आयतन का 15% है। इन सभी परतों को मिलाकर पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर मापी गई है। ये विशाल आंकड़े पृथ्वी की जटिल आंतरिक संरचना को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इतनी गहराई में मौजूद भारी तापमान और दबाव का सीधा असर हमारी सतह पर पड़ता है। सतह पर जो चट्टानें हम देखते हैं वे इसी भूगर्भीय प्रणाली का परिणाम है। हमारा अगला विषय पृथ्वी की सतह बनाने वाली सामग्री है। ये विषय है शेल एवं खनिज। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शेल की सटीक परिभाषा क्या है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल का कोई एक निश्चित रूप, रंग या आकार नहीं होता है। यह हर जगह अलग अलग रूप में मिलते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर वैज्ञानिक शेलों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटते हैं। ये हैं आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। इन तीनों के नाम के पीछे का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। नामों की उत्पत्ति को समझने से इनके निर्माण की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। शब्दों की उत्पत्ति अक्सर किसी भी जटिल विषय को बहुत ही सरल बना देती है। आग्नेय शेल को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। इग्निस शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है। लैटिन में इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। इसी तरह अवसादी शेल को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यह भी लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है। इसका अर्थ होता है स्थिर होना या नीचे बैठ जाना। और तीसरा है कायांतरित शेल, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा के शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। इन शब्दों के अर्थ में ही पृथ्वी का पूरा इतिहास छिपा है। सबसे पहले हम आग्नेय शेल के निर्माण पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई में अत्यधिक गर्मी के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। इसे द्रवित मैग्मा कहते हैं। जब ये अत्यधिक गर्म और तरल मैग्मा किसी कारण से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। आग्नेय शेल सबसे पहले बनते हैं। बाकी सभी शेलों का निर्माण इन्हीं से शुरू होता है। इसलिए इन्हें प्राथमिक शेल या प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आग्नेय शेल हमेशा एक ही तरीके से नहीं बनते हैं। इनके निर्माण में इस बात का बहुत महत्व है कि द्रवित मैग्मा कहाँ पर ठंडा हो रहा है। इसके आधार पर आग्नेय शेल के 2 प्रकार होते हैं। पहला है बहिर्भेदी आग्नेय शेल और दूसरा है अंतर्भेदी आग्नेय शेल। बहिर्भेदी को अंग्रेजी में एक्सट्रूसिव कहते हैं और अंतर्भेदी को इंट्रूसिव कहते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शेल के निर्माण को समझने के लिए हमें एक सक्रिय ज्वालामुखी की कल्पना करनी होगी। ज्वालामुखी के फटने पर जो आग की तरह लाल रंग का द्रवित पदार्थ पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, उसे लावा कहते हैं। जब ये खौलता हुआ तरल लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो बाहरी वातावरण का तापमान अंदर की तुलना में बहुत कम होता है। इस कम तापमान के संपर्क में आकर लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है और ठोस चट्टान बन जाता है। सतह पर इतनी तेजी से ठंडा होने के कारण इस प्रकार बने शेल की संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। भारत के भूगोल में इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण मौजूद है। वो है बेसाल्ट। हमारा पूरा दक्कन का पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। महीन दाने और सतह पर तेजी से निर्माण ये बरीभेदी आग्नेय शेल की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अंतर्भेदी आग्नेय शेल की निर्माण प्रक्रिया इससे बिल्कुल विपरीत होती है। कई बार भूगर्भीय हलचल के दौरान द्रवित मैग्मा सतह तक नहीं पहुंच पाता है। वह पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही रुक जाता है और वहीं ठंडा होने लगता है। पृथ्वी की गहराई में तापमान सतह की तरह कम नहीं होता है। वहां अभी भी बहुत गर्मी होती है। इसलिए वहां मैग्मा के ठंडे होने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। इस धीमी प्रक्रिया में हजारों साल लग जाते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण मैग्मा बड़े दानों का रूप ले लेता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर बने शेल को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। बड़े दानों का बनना इस धीमी प्रक्रिया का सीधा परिणाम है। इसका सबसे अच्छा और सामान्य उदाहरण ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट एक बहुत ही कठोर पत्थर होता है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग होता है। लेई या मसालों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों या ओखली का उपयोग किया जाता है, वे अक्सर ग्रेनाइट से ही बने होते हैं।
यहाँ यह स्पष्ट होता है कि मैग्मा के ठंडे होने की गति और स्थान के आधार पर चट्टानों के दाने का आकार पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवलोकन है। अब हम शैलों के दूसरे प्रकार का विश्लेषण करते हैं। ये हैं अवसादी शैल। समय के साथ कोई भी आग्नेय शैल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। प्रकृति की कई शक्तियां शैलों पर निरंतर काम करती रहती हैं। बड़े शैल अक्सर लुढ़ककर, चटककर और एक दूसरे से टकराकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों या टुकड़ों को अवसाद कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। ये अवसाद बनने के बाद एक ही जगह पर नहीं रुकते हैं। प्रकृति इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। हवा, बहता हुआ जल और बर्फ जैसे प्राकृतिक कारक इन अवसादों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वहां जाकर ये अवसाद जमा होने लगते हैं। समय के साथ ये जमा हुए अवसाद एक के ऊपर एक परत बनाते जाते हैं। ऊपरी परतों के भारी दबाव के कारण नीचे की परतें दब जाती हैं। दबकर और कठोर होकर ये शैल की परतें बना लेते हैं। इस प्रकार के परतों वाले शैल को अवसादी शैल कहते हैं। अवसादी शैल का निर्माण प्रकृति की बहुत ही लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका एक बहुत ही सामान्य उदाहरण बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर मुख्य रूप से रेत के दानों के आपस में जुड़ने और भारी दबाव में दबने से बनता है। अवसादी शैलों की एक और बहुत बड़ी विशेषता होती है। ये विशेषता वैज्ञानिक शोध और पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए बहुत कीमती है। वो है जीवाश्म की उपस्थिति। अवसादी शैल जीवाश्मों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जीवाश्म की अवधारणा बहुत ही रोचक है। इसे अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं। इसे हम प्रकृति की हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं। जब अवसाद परतों के रूप में धीरे धीरे जमा हो रहे होते हैं तो उस दौरान वहां मौजूद मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष अक्सर उन परतों के बीच दब जाते हैं। शैलों की इन परतों में दबे हुए मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उस विशिष्ट क्षेत्र का पर्यावरण कैसा था। वहां किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे और समय के साथ उनमें क्या बदलाव आया। जीवाश्म पृथ्वी के विकास की कहानी सुनाते हैं। अब हम शैलों के तीसरे और अंतिम प्रमुख प्रकार का विश्लेषण करते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये है कायांतरित शैल। कायांतरित शैल का निर्माण कोई शुरुआत से बनने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह वास्तव में पहले से मौजूद शैलों के रूप में होने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब पहले से मौजूद आग्नेय शैल या अवसादी शैल बहुत अधिक तापमान और उच्च दबाव के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर एक रासायनिक और भौतिक बदलाव होता है। इस उच्च ताप और दाब के कारण उनका पूरा स्वरूप और गुणधर्म बदल जाता है। वे पूरी तरह से नई चट्टान यानी कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिवर्तन इतना गहरा और व्यापक होता है कि मूल शैल की पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। इसे समझने के लिए हम कुछ बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं। चिकनी मिट्टी को ही लीजिए। चिकनी मिट्टी बहुत नरम होती है, लेकिन जब ये पृथ्वी के अंदर उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आती है तो ये बहुत ही कठोर स्लेट में बदल जाती है। इसी तरह चूना पत्थर एक अवसादी शैल है, लेकिन कायांतरित होने के बाद चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर की कठोरता और चमक चूना पत्थर से बिल्कुल अलग होती है। ये विश्लेषण बहुत स्पष्ट करता है कि शैल 3 प्रकार के हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों के बनने की प्रक्रिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है। इसी जुड़ाव को समझने के लिए हमें भूगोल के एक और महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करना होगा। वो है शैल चक्र। शैल चक्र प्रकृति की एक बहुत ही अद्भुत और निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। शैल चक्र को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि निश्चित प्राकृतिक दशाओं में एक प्रकार का शैल चक्रीय तरीके से दूसरे प्रकार के शैल में परिवर्तित हो जाता है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इसी निरंतर प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ये चक्र कभी रुकता नहीं है। पृथ्वी की पूरी भूगर्भीय प्रणाली इसी चक्र पर आधारित है। चलिए इस पूरे शैल चक्र के विभिन्न चरणों को एक वैज्ञानिक क्रम में समझते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत हम पृथ्वी के अंदर मौजूद द्रवित मैग्मा से मान सकते हैं। सबसे पहले जब अत्यधिक गर्म द्रवित मैग्मा ठंडा होता है तो वह ठोस होकर आग्नेय शैल बनता है। फिर समय के साथ हवा, पानी और तापमान के प्रभाव से ये आग्नेय शैल
टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। इन टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। चक्र यहाँ से आगे बढ़ता है। प्राकृतिक शक्तियां इन अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करती हैं। परतों में जमा होने और दबाव के कारण ये अवसाद अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। फिर जब यही आग्नेय और अवसादी शैल पृथ्वी की गहराइयों में दब जाते हैं तो वे उच्च ताप एवं दाब का सामना करते हैं। इस अत्यधिक ताप और दाब के कारण उनका रूप बदल जाता है और वे कायांतरित शैल बन जाते हैं। और ये चक्र यहीं पर समाप्त नहीं होता है। जो कायांतरित शैल बन चुके हैं, भूगर्भीय हलचल के कारण वे और भी अधिक गहराई में जा सकते हैं। वहां अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आने पर वे चट्टानें पिघल जाती हैं। पिघलकर वे पुनः द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। और फिर किसी दिन वो मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से ऊपर आता है, ठंडा होता है और फिर से आग्नेय शैल बनाता है। ये पूरी चक्रीय प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों से इसी तरह बिना रुके चल रही है। ये शैल चक्र एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है कि पृथ्वी की सामग्री कभी नष्ट नहीं होती है। वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी एक बहुत बड़ी रिसाइकलिंग मशीन की तरह काम करती है। शैलों का ये रूप परिवर्तन केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इन शैलों का हमारे दैनिक जीवन और पूरे मानव इतिहास में बहुत बड़ा और व्यवहारिक योगदान है। कठोर शैलों का उपयोग हमारे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है। सड़क बनाने में, घर बनाने में और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में पत्थर का ही उपयोग होता है। हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतें शैलों के उपयोग का जीता जागता प्रमाण है। उदाहरण के लिए दिल्ली का लाल किला पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर एक अवसादी शैल का उदाहरण है। ऐतिहासिक इमारतों में एक और बहुत बड़ा उदाहरण विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का है। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। अभी हमने चर्चा की थी कि संगमरमर वास्तव में एक कायांतरित शैल है जो चूना पत्थर के रूप परिवर्तन से बनता है। इन विशाल और ऐतिहासिक इमारतों की मजबूती, उम्र और सुंदरता सीधे तौर पर इन शैलों की भौतिक गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। इमारतों के अलावा आम जीवन में भी पत्थरों का बहुत उपयोग है। अगर हम बचपन के साधारण खेलों को याद करें तो वहां भी पत्थरों का उपयोग साफ दिखाई देता है। जैसे 7 पत्थर का खेल, जिसे पिट्ठू कहा जाता है। इसके अलावा चिबिड्डी या गिट्टी का खेल भी छोटे पत्थरों से ही खेला जाता है। यह दिखाता है कि निर्माण से लेकर खेल तक शैल हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। शैलों की इतनी अधिक उपयोगिता वास्तव में उनके अंदर मौजूद रासायनिक सामग्री के कारण होती है। और ये मूल्यवान सामग्री है खनिज। हर शैल वास्तव में एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से ही बनी होती है। भूगोल के अध्ययन में खनिज को समझना इस पूरे अध्याय का एक बहुत ही अहम और बुनियादी हिस्सा है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा बहुत ही स्पष्ट और सटीक है। खनिज वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। इसके साथ ही उनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण की ये निश्चितता ही किसी पदार्थ को खनिज की श्रेणी में रखती है। खनिज की परिभाषा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि असली खनिजों का निर्माण मानव द्वारा किसी कारखाने या प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। वे पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा लाखों वर्षों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। मानव जाति के तकनीकी विकास और हमारी आधुनिक सभ्यता को खड़ा करने में खनिजों का सबसे बड़ा महत्व है। हम अपने चारों ओर जो भी विकास देखते हैं वो खनिजों पर ही निर्भर है। खनिजों के उपयोग को हम कई अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी ईंधन की है। कुछ खनिजों का उपयोग सीधे ईंधन के रूप में किया जाता है। ये खनिज पूरी दुनिया को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं और हमारी ऊर्जा की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ऊर्जा के अलावा बड़े उद्योगों में खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। भारी मशीनरी और इमारतों के निर्माण में लोहे का व्यापक उपयोग होता है। हवाई जहाज और बर्तन बनाने के लिए एल्यूमीनियम एक बहुत ही आवश्यक खनिज है। आभूषणों के निर्माण और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सोने का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूरेनियम जैसे विशेष खनिजों का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। खनिजों का उपयोग केवल भारी उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। मानव स्वास्थ्य और कृषि में भी इनका बड़ा योगदान है।
चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औषधि बनाने के लिए खनिजों का उपयोग होता है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिए जो उर्वरक या फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं वे भी खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। खनिजों के बिना वर्तमान जीवन शैली की कल्पना करना असंभव है। इस संपूर्ण अकादमिक विश्लेषण से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। पृथ्वी के अंदर की गहरी परतें, उन परतों में मौजूद अत्यधिक ताप और दाब, सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शैल और उन शैलों में मौजूद खनिज, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी की इसी जटिलता को देखते हुए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। हमेशा से ये शैल चक्र प्रकृति चला रही है? करोड़ों सालों से आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें अपना रूप बदल रही हैं। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि क्या मानव गतिविधियां भी इस चक्र का हिस्सा बन रही हैं? कंक्रीट, प्लास्टिक और हमारे आधुनिक शहरों के मलबे से भविष्य में शायद एक बिल्कुल नए प्रकार की चट्टान का निर्माण हो रहा हो। आज से लाखों साल बाद शायद कोई नई सभ्यता हमारे छोड़े गए शहरी अवसादों का अध्ययन कर रही होगी और हमारे समय को समझने की कोशिश कर रही होगी। हमारी पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा कुछ नया बना रही है। दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। आज के इस डीप डाइव में हम उन प्राकृतिक शक्तियों को समझने वाले हैं जो इस पृथ्वी की सतह को लगातार आकार दे रही हैं। बिल्कुल। अक्सर जब हम किसी शांत मैदान या एक विशाल पहाड़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जमीन बिल्कुल स्थिर है। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में इस पृथ्वी के अंदर और बाहर एक बहुत ही सक्रिय और निरंतर गति चल रही है। मतलब भूगोल के नजरिए से देखें तो हमारी पृथ्वी कोई एक स्थिर या ठोस गोला नहीं है। सही कहा। इसके बाहरी और आंतरिक हिस्सों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो इस बदलाव को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को समझना होगा। हाँ, जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। और ये क्रस्ट किसी एक अखंड टुकड़े की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कई बड़ी और कुछ छोटी, कठोर और असमान आकार की प्लेटों में विभाजित है। तो क्या हम इसे एक ऐसे अंडे के छिलके की तरह सोच सकते हैं जिसमें दरारें पड़ गई हों? बहुत अच्छा उदाहरण है। और इन्हीं टुकड़ों को भूगोल की भाषा में स्थलमंडलीय प्लेटें या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सारे महाद्वीप और विशाल महासागर इन्हीं स्थलमंडलीय प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। हाँ, ये कल्पना करना ही बहुत अद्भुत लगता है कि इतने विशाल महाद्वीप एक जगह रुके हुए नहीं है। मैंने पढ़ा है कि ये प्लेटें हमेशा बहुत ही धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। बिल्कुल। अगर हम समय के पैमाने पर देखें तो ये प्लेटें हर साल केवल कुछ मिलीमीटर ही खिसकती हैं। इतनी धीमी गति कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन यहाँ जो सवाल सबसे अहम है वो ये है कि इतनी विशाल और भारी प्लेटों को आखिर गति कौन प्रदान करता है? ऊर्जा कहाँ से आती है? क्योंकि सतह के ऊपर तो हमें कोई ऐसा बल दिखाई नहीं देता। इसका उत्तर पृथ्वी के बहुत गहरे आंतरिक भाग में छिपा है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सही कहा। इस प्रचंड गर्मी के कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी के अंदर ये पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में यानी सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है। अच्छा। और ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। इस सर्कुलर मैनर वाली बात को स्पष्ट करने के लिए वो बीकर वाला प्रयोग काफी मददगार है। हाँ, विज्ञान की किताबों में इसका जिक्र होता है। जैसे बीकर में पानी गर्म होने पर हल्का होकर ऊपर उठता है और उसके साथ रंगीन कागज की गोली भी ऊपर आती है। बिल्कुल। और फिर जब वो पानी सतह पर आकर थोड़ा ठंडा होता है तो वो भारी होकर वापस नीचे बैठने लगता है और वो गोली भी नीचे चली जाती है। सही कहा। यही चक्र बार बार चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार का चक्र पृथ्वी के अंदर स्थित पिघले हुए मैग्मा में भी चलता है। और मैग्मा की इसी निरंतर गति के कारण उसके ऊपर तैर रही प्लेटों में खिसकाव होता है। पर यह स्पष्ट है कि पृथ्वी के अंदर की एक गर्मी ही वो असली इंजन है जो बाहर की दुनिया का नक्शा बदल रहा है। अब अगर हम पृथ्वी की इन गतियों को अकादमिक रूप से वर्गीकृत करना चाहें तो इन्हें कैसे बांटा गया है? इन्हें मुख्य रूप से उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो दो मुख्य बल हैं। हाँ, पहला है अंतर्जनित बल, जिसे अंग्रेजी में एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और दूसरा है बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। बिल्कुल। इन शब्दों की उत्पत्ति को समझना बहुत आसान है। जैसे एंडो का अर्थ होता है अंदर और जेनिक का अर्थ है उत्पत्ति,
इसलिए जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। इसी तरह एक्सो का अर्थ है बाह्य या बाहर। तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले अंतर्जनित बलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतर्जनित बल मुख्य रूप से दो तरह से काम करते हैं। कभी कभी बहुत धीमी गति से, जैसे पहाड़ों का धीरे धीरे बनना, और कभी कभी ये बल आकस्मिक गति यानी अचानक बदलाव उत्पन्न करते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि या महाविनाश होता है। बिल्कुल, ज्वालामुखी और भूकंप इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। पहले ज्वालामुखी या वॉल्केनो को समझते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र या निकास होता है। इसके काफी नीचे गहराई में एक मैग्मा कोष्ठ होता है। हाँ, जहां पिघली हुई चट्टानें जमा रहती हैं। जब अंदर का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब एक बड़ा विस्फोट होता है और निकास के माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ और गैसें बाहर आ जाती हैं। ज्वालामुखी का ये सबसे ऊपरी हिस्सा जो एक कीप के आकार का होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। यह पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा के बाहर निकलने का एक सीधा रास्ता है। बिल्कुल, लेकिन भूकंप की कार्यप्रणाली इससे काफी अलग है। भूकंप में तो कोई ऐसा छिद्र नहीं होता। हाँ, भूकंप प्लेटों की गति से जुड़ा है। जब स्थलमंडलीय प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं या टकराकर फंस जाती हैं और जब वे अचानक से मुक्त होती हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो ये कंपन असल में शुरू कहाँ से होता है? ये हमेशा भूपर्पटी के नीचे गहराई में शुरू होता है। वो स्थान जहां से ये कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। और सतह पर जो तबाही हमें दिखती है उसका इससे क्या संबंध है? इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो स्थान होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। इसका मतलब कंपन तरंगों के रूप में इसी अधिकेंद्र से बाहर की ओर जाता है। सही कहा। इसलिए अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे अधिक कंपन होता है और वहीं सर्वाधिक हानि भी होती है। जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाते हैं भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है। बिल्कुल। और अगर हम इन भूकंपीय तरंगों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहली है पी तरंगे जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। दूसरी हैं एस तरंगे जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। और तीसरी है एल तरंगे जिन्हें पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। हाँ, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस अदृश्य कंपन को वैज्ञानिक तरीके से मापा कैसे जाता है? भूकंप का मापन एक विशेष यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। और जब भूकंप की तीव्रता बताई जाती है तो उसके लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल होता है? उस ऊर्जा को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग होता है। इन अंगों का मतलब क्या होता है? अगर तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.0 या उससे कम है तो प्रभाव ना के बराबर होता है। और अगर तीव्रता 5.0 हो तो ये घरों में रखी वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। 6.0 की तीव्रता वाला भूकंप शक्तिशाली माना जाता है। बिल्कुल, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचता है। और 7.0 या उससे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली और महाविनाशकारी होता है। इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दुखद वस्तुस्थिति अध्ययन है। हाँ, गुजरात के भुज शहर में आया भूकंप 26 जनवरी 2001 को, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई थी। ये तो 7.0 के महाविनाशकारी स्तर के बिल्कुल करीब है। उस दिन वहां कितना विनाश हुआ होगा? इसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी था। सबसे ज्यादा नुकसान स्कूलों की इमारतें ढहने से हुआ। बुनियादी ढांचे पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। शहर में फोन की लाइनें, जल आपूर्ति की पाइपलाइनें और विद्युत स्टेशन सब अवरोधित हो गए थे। और अंगीठियों के पलटने के कारण कई स्थानों पर आग भी लग गई थी। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि वहां आपातकाल लागू करना पड़ा था। इस तरह की आपदाएं सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम पहले से भूकंप का अनुमान नहीं लगा सकते? वर्तमान विज्ञान के अनुसार सटीक भविष्यवाणी करना अभी संभव नहीं है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जानवरों के व्यवहार से अनुमान लगाते हैं। हाँ, जैसे तालाब में मछलियों का बहुत अधिक उत्तेजित हो जाना या सांपों का धरातल पर आ जाना। जो कि भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो बचाव की तैयारी ही सबसे अहम है। बिल्कुल,
भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान की पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे किसी मजबूत रसोई के काउंटर या मेज के नीचे छिपना, या फिर कमरे की दीवार के अंदरूनी कोने में शरण लेना। और खतरनाक स्थानों से तुरंत दूर हट जाना चाहिए। जैसे आग वाले स्थान, भारी चिमनी और कांच की खिड़कियां जो टूट सकती हैं। तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी के आंतरिक बल नए रूप करते हैं। लेकिन प्रकृति केवल चीजों को बनाती नहीं है, वो उन्हें तराशती भी है। अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बहिर्जनित बलों की। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। आंतरिक बल जमीन को ऊपर उठाते हैं और बहिर्जनित बल उस दृश्य भूमि को लगातार विघटित करते रहते हैं। ये काम मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना। और जब प्राकृतिक कारक जैसे बहता हुआ जल, पवन और हिमनद उन टूटी हुई चट्टानों को काटते हैं तो उसे अपर्दन कहते हैं। फिर ये कारक अपर्दित पदार्थों को दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं, जिसे निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन और निक्षेपण की ये प्रक्रिया अद्भुत स्थलाकृतियां बनाती हैं। चलिए नदी के कार्यों की बात करते हैं। पानी कठोर चट्टानों को कैसे काटता है? नदी के जल में जबरदस्त गतिज ऊर्जा होती है। जैसे जब कोई नदी खड़ी ढाल से सीधे नीचे गिरती है तो वह जलप्रपात या वाटरफॉल बनाती है। दुनिया में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। इसके अलावा नियाग्रा जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात भी इसके शानदार उदाहरण हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह एक मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन बड़े मोड़ों को विसर्प या मियांडर कहा जाता है। समय के साथ ये मोड़ नदी से कटकर अलग हो जाता है। हाँ, और एक चापाकार झील या चाप झील बनती है, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। बाढ़ के समय नदी अपने किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा करती है। इस समतल मैदान को बाढ़कृत मैदान या फ्लड प्लेन कहते हैं। और नदी के उठे हुए किनारों को तटबंध या लीवीज कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी की गति बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है। तब वो कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। इन विभाजित धाराओं को वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। और वो अपने सारे अवसादों का निक्षेपण अपने मुहाने पर करने लगती है, जिससे त्रिभुज के आकार की एक नई स्थलाकृति बनती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री तरंगे भी तटीय स्थलाकृतियों को बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, समुद्री तरंगे लगातार तट की चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिससे चट्टानों में दरारें विकसित होती हैं और फिर समुद्री गुफा बनती है। लहरों के लगातार प्रहार से जब गुफा के आर पार छेद हो जाता है तो उसे तटीय महराब कहते हैं। और अगर ये बची हुई छत भी टूट जाए तो केवल दीवारें खड़ी रह जाती हैं। इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। समुद्र के किनारे खड़े ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? नद अपर्दन कैसे करते हैं? हिमनद ठोस बर्फ की नदियां होती हैं। ये अपने रास्ते की कठोर चट्टानों को खुरच देती हैं और गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। जब बर्फ पिघलती है तो इन गर्तों में पानी भर जाता है और सुंदर पहाड़ी झील बन जाती हैं। हिमनद जो मलबा बहा कर लाते हैं, उसके निक्षेपण को हिमनद हिमोड़ कहते हैं। सही कहा। अब रेगिस्तान की बात करते हैं, जहां पवन अपर्दन का मुख्य कारक है। हवा रेगिस्तान में बहुत दिलचस्प स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे छत्रक शैल या मशरूम रॉक्स। हवा चट्टान के निचले हिस्से को ज्यादा तेजी से काटती है, जिससे आधार पतला हो जाता है और ऊपरी हिस्सा छतरी जैसा दिखता है। जब तेज हवा रुकती है तो उड़ती हुई रेत नीचे गिरकर छोटी पहाड़ियां बनाती है। रेत की इन छोटी पहाड़ियों को बालू टिब्बा या सैंड ड्यून्स कहते हैं। और जब रेत के कण बहुत महीन होते हैं तो हवा उन्हें बहुत दूर तक ले जा सकती है। जब ये महीन रेत एक विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाती है तो उसे लोएस कहते हैं। बिल्कुल। दुनिया में चीन में लोएस के सबसे विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस पूरे अध्ययन को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि प्रकृति एक अथक मूर्तिकार है। हाँ, अंदरूनी गर्मी अंतर्जनित बलों के रूप में महाद्वीपों को खिसका रही है और जमीन को ऊपर उठा रही है। और दूसरी तरफ बहिर्जनित बल जैसे पानी, बर्फ और हवा उस जमीन को लगातार तराश रहे हैं। कहीं पहाड़ कट रहे हैं तो कहीं उपजाऊ मैदान बन रहे हैं। ये चक्र कभी नहीं रुकता। बिल्कुल, जो भूगोल हम आज देखते हैं वो कल वैसा नहीं था और भविष्य में भी लगातार बदलता रहेगा। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वायु। जी। आज हम इस डिस्कशन में वायुमंडल का पूरा ओवरव्यू लेंगे, जैसे कि इसका महत्व क्या है, इसका संगठन और संरचना कैसी है। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम मौसम, जलवायु, वायुदाब
और नमी जैसे अहम विषयों को भी समझेंगे। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं और बुनियादी भौगोलिक समझ के लिए यह विषय बहुत ही ज्यादा अहम है। इसमें तथ्य और कॉन्सेप्ट्स दोनों हैं जो एग्जाम लेवल क्लैरिटी के लिए जरूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं वायुमंडल के संगठन से। हवा किन गैसों से बनी है? जी, अक्सर हमें लगता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं, लेकिन हवा में सबसे ज्यादा मतलब करीब 78% नाइट्रोजन है। सही कहा। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, फिर आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। हाँ, और गैसों का ये प्रतिशत ना पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन की बात करें तो जी, इंसान और जानवर इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। हम सांस में नाइट्रोजन लेते तो हैं, पर उसे वैसे ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो पौधे इसे कैसे लेते हैं? मिट्टी और जड़ों में रहने वाले कुछ खास बैक्टीरिया हवा से इस नाइट्रोजन को लेते हैं, फिर वे इसका स्वरूप बदल देते हैं ताकि पौधे इसे आसानी से सोख सकें। अच्छा, ये एक बहुत ही सटीक व्यवस्था है। और ऑक्सीजन तो हम सभी के लिए जरूरी है ही। हाँ, पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए नई ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे इसका संतुलन बना रहता है। और इसी संतुलन में कार्बन डाइऑक्साइड का भी बड़ा रोल है। पौधे इसे लेते हैं और हम इंसान या जानवर इसे छोड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन कारखानों और वाहनों के धुएं से अब ये संतुलन बिगड़ रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। जी, और क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सही कहा। और तापमान बढ़ने से सबसे ठंडे इलाकों की बर्फ पिघलती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा होता है। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। बिल्कुल। और हवा के इस तापमान का एक और असर होता है, जिसे हम वायु चक्र कहते हैं। हाँ, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी और भारी हवा नीचे ही रहती है। तो जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो उस खाली जगह का क्या होता है? उसी खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा तेजी से वहां आती है और इसी से हमारा वायु चक्र चलता रहता है। बहुत दिलचस्प है ये विज्ञान। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। हाँ, अब हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जी, हमारे पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। बिल्कुल। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और हम इसी परत में सांस लेते हैं। हाँ, बारिश, कोहरा या ओलावृष्टि जैसी मौसम की सारी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। और इसके ठीक ऊपर दूसरी परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, जो करीब 50 किलोमीटर तक फैली है। ये परत बादलों और मौसम की हलचल से लगभग मुक्त होती है। इसलिए तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे आदर्श जगह मानी जाती है ना? बिल्कुल सही। और एक बहुत अहम बात, इसी समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जी। अब इसके ऊपर तीसरी परत आती है मध्यमंडल या मीसोस्फीयर, जो 80 किलोमीटर तक है। मैंने पढ़ा था कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। हाँ, घर्षण की वजह से वो यहीं जलकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद चौथी परत है बाह्य वायुमंडल या थर्मोस्फीयर, जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। आयन मंडल भी इसी का हिस्सा है। और इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। और रेडियो संचार के लिए भी तो यही परत काम आती है ना? बिल्कुल। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से वापस लौटाई जाती हैं। और फिर सबसे आखिर में आती है सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। जी, ये बहुत ही पतली परत है। यहाँ हवा इतनी हल्की होती है कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें बस तैरती रहती हैं। तो ये हो गई वायुमंडल की 5 परतें। अब बात करते हैं मौसम और जलवायु की। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। मौसम तो दिन प्रतिदिन और घंटे घंटे बदलता है। बिल्कुल। जबकि किसी स्थान का दीर्घकालिक औसत मौसम वहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट कहलाता है। और इन दोनों को जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है तापमान। जी, वायु में मौजूद ताप और शीतलता को ही तापमान कहते हैं। और इसका सीधा संबंध आतापन से है, जिसे इंसुलेशन कहते हैं। सही कहा। आतपन सूर्य की वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। इसी वजह से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर आतापन घटता है। हाँ, और इसीलिए
ध्रुव हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं क्योंकि वहां सूर्य की ऊर्जा कम पहुंचती है। अगर तापमान मापने की बात करें तो इसकी इकाई सेल्सियस है, जो एंडर सेल्सियस ने बनाई थी। बिल्कुल, इसी पैमाने पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। और एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य ये है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। सोचिए, सिर्फ 2 अरबवां भाग, और उसी से पूरी पृथ्वी का मौसम चलता है। एक चीज और है जो हम रोज महसूस करते हैं, शहरों का तापमान हमेशा गांवों से ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि शहरों में कंक्रीट, धातु और डामर दिन में गर्म हो जाते हैं। और ऊंची इमारतें उस गर्म हवा को आसानी से बाहर नहीं निकलने देती। बिल्कुल। अब तापमान के बाद एक और अहम कंसेप्ट आता है, वायुदाब। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जी, वायुदाब मतलब पृथ्वी की सतह पर हवा के वजन द्वारा लगाया गया दबाव। सही कहा। समुद्र स्तर यानी सी लेवल पर यह वायुदाब सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ये घटने लगता है। हाँ, और वायुदाब का सीधा कनेक्शन तापमान से है। मतलब जहां अधिक तापमान होता है वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। बिल्कुल, और इससे निम्न दाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जो बादलों और नम मौसम से जुड़ा होता है। और जहां कम तापमान होता है वहां हवा ठंडी और भारी होकर नीचे बैठती है, जिससे उच्च दाब यानी हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तब आकाश एकदम साफ और खुला रहता है। एक नियम जो हमेशा याद रखना चाहिए, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जी, और वायुदाब कितना जरूरी है यह अंतरिक्ष के उदाहरण से समझ आता है। हाँ, चांद पर हवा नहीं है तो वहां वायुदाब भी नहीं है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को खास तरह की पोशाक पहननी पड़ती है। अगर वे इसे ना पहने तो शरीर के अंदर के विपरीत दबाव के कारण रक्त शिराएं फट सकती हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसी गति को पवन यानी विंड कहते हैं। और पवन का नाम इस बात पर रखा जाता है कि वो किस दिशा से आ रही है। सही कहा। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। पवनों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। जी। पहली है स्थायी पवनें, जैसे व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी पवनें, जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। दूसरी है मौसमी पवनें, जो ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। बिल्कुल। और तीसरी होती है स्थानीय पवनें, जो किसी छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष की विशेष समय चलती हैं, जैसे उत्तर भारत की गर्म लू। हाँ, और जब हवा की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो वो चक्रवात का रूप ले सकती है। जैसे 1999 में उड़ीसा में आया महाचक्रवात। जी, उस चक्रवात ने 260 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं और भारी बारिश से भयानक तबाही मचाई थी। और समुद्र में ज्वारीय तरंगों यानी टाइडल सर्जेस ने भी बहुत नुकसान किया था। बिल्कुल। अब इस चक्र की एक आखिरी और बहुत अहम कड़ी बची है, आर्द्रता और वर्षा। हाँ, वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब हवा में जलवाष्प अधिक होता है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। ऐसे दिनों में पसीना आसानी से नहीं सूखता और कपड़े सूखने में भी बहुत समय लगता है। जी, और यही जलवाष्प जब ऊपर उठकर ठंडा होता है तो संघनित होकर पानी की बूंदें बनाता है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। और बादल इन्हीं पानी की बूंदों का समूह होते हैं। बिल्कुल। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं और हवा में तैर नहीं पाती तो ये वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं। मैंने देखा है कि जेट हवाई जहाज आसमान में अपने पीछे एक सफेद लकीर छोड़ते हैं। हाँ, वो भी उनके इंजन से निकली नमी के संघनित होने के कारण ही होता है। अगर हम वर्षा के प्रकारों की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। जी, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधों और जीव जंतुओं के लिए ये वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसकी कमी से सूखा पड़ता है और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। वर्षा के अलावा आसमान से हिम, सहिम वृष्टि और ओले भी गिरते हैं। सही कहा। तो संक्षेप में हवा का संघटन, वायु दाब और तापमान मिलकर पृथ्वी पर जीवन और मौसम को नियंत्रित करते हैं। यह एक बेहद संतुलित और आपस में जुड़ी हुई वैज्ञानिक प्रणाली है। चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जल। जी। और आज की इस चर्चा में हम पृथ्वी पर मौजूद जल, उसके अलग अलग स्वरूपों और महासागरों में होने वाली गतियों का गहराई से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के सबसे बुनियादी हिस्से से जुड़ा है। हम ये जानेंगे कि पानी कैसे अपना रूप बदलता है। हाँ,
और पूरी पृथ्वी पर उसका वितरण किस प्रकार है। साथ ही समुद्र की गहराई में कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। सही कहा। तो चलिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, जो है जल चक्र। हाँ, वाटर साइकिल। जल चक्र मुख्य रूप से 3 निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं का उदाहरण है। इसका पहला चरण है वाष्पीकरण, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। जी, जब सूर्य की तेज गर्मी महासागरों, नदियों और झीलों के जल पर पड़ती है तो पानी भाप में बदल जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठने लगता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है संघनन या कंडेंसेशन। सही। जब ये जल वाष्प वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां का तापमान कम होने के कारण ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर ये वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेता है और इन्हीं बूंदों के समूह से बादलों का निर्माण होता है। बिल्कुल। और अंत में आता है वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें रोक नहीं पाती तो वे वर्षा, बर्फ या ओले के रूप में वापस धरती पर गिर जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए पृथ्वी की तुलना एक थलशाला से की जा सकती है। थलशाला मतलब टेरेरियम। हाँ, थलशाला एक छोटे कृत्रिम अहाते की तरह होती है जिसे आमतौर पर शीशे के जार में छोटे पौधों को उगाने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, जहां जार के अंदर का पानी भाप बनता है, दीवारों पर संघनित होता है और बारिश की तरह पौधों पर गिरता है। एग्जैक्टली। पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इसमें सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो जल कई शताब्दियों पूर्व पृथ्वी पर उपस्थित था वो आज भी मौजूद है। जी, ये कभी खत्म नहीं होता। उदाहरण के लिए ये पूरी तरह से संभव है कि जिस पानी का प्रयोग आज हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए हो रहा है, हो सकता है कि वही पानी सैकड़ों वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में बहता हो। बिल्कुल। पानी लगातार इसी चक्र में पूरी दुनिया की यात्रा करता रहता है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विचार है। तो अब इसी जल के वितरण और प्रकार को समझते हैं। जी, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 2 तरह का जल पाया जाता है। पहला है मीठा पानी, जिसे तकनीकी भाषा में अलवण जल कहते हैं, जिसमें नमक की मात्रा न के बराबर होती है। और ये जल मुख्य रूप से नदियों, ताल, सोतों और हिमनदों मतलब ग्लेशियर से मिलता है। और दूसरा प्रकार है खारा पानी, जिसे लवणीय जल कहा जाता है, जो महासागरों में पाया जाता है। इस पानी के खारेपन का कारण इसमें घुले हुए नमक होते हैं। हाँ, जिनमें सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। ये वही नमक है जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब वितरण को देखते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। लेकिन ये सारा पानी सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। आइए इसके प्रतिशत के वितरण को विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी के कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97.3% महासागरों में पाया जाता है, जो कि पूरी तरह से खारा है। मतलब पीने या खेती के लिए जो मीठा पानी है वो बहुत ही कम है। बर्फ के छत्रक या आइस कैप्स के रूप में 0.2% जल जमा हुआ है। और इसके बाद भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर का हिस्सा केवल 0.68% है। मीठे पानी की झीलों में केवल 0.009% जल मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलों का प्रतिशत भी बिल्कुल इतना ही है, 0.009%। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में 0.0019% जल है। और नदियों का आंकड़ा तो सबसे चौंकाने वाला है। पृथ्वी के कुल जल का केवल 0.0001% जल ही नदियों में है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर पृथ्वी का सारा पानी एक 2 लीटर की बोतल में भरा हुआ है, तो उस पूरी बोतल में से अलवण जल यानी मीठा पानी केवल 12 चम्मच के बराबर होगा। बाकी पूरा पानी महासागरों का है और उस 12 चम्मच में से भी 9 चम्मच पानी तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ये स्पष्ट करता है कि मानव उपयोग के लिए पानी कितनी दुर्लभ वस्तु है। और महासागरों के जल की बात करें तो उसकी एक औसत लवणता होती है। जी, ये लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। इसका अर्थ है कि अगर समुद्र का 1000 ग्राम पानी लें तो उसमें 35 ग्राम नमक घुला हुआ मिलेगा। लवणता के इसी बिंदु पर इजराइल के मृत सागर यानी डेड सी की केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य समुद्रों की लवणता 35 ग्राम होती है, लेकिन मृत सागर में ये लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर तक होती है।
जो सामान्य महासागरीय जल की तुलना में अत्यंत सघन है। इतनी अधिक लवणता के कारण पानी का घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और घनत्व बढ़ने का परिणाम ये होता है कि कोई भी तैराक इस पानी में डूबता नहीं है। बिल्कुल, पानी की सघनता शरीर को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे व्यक्ति सतह पर आसानी से तैर सकता है। बिना डूबे आराम से प्लव कर सकता है। बिल्कुल। और जल की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जी, इस दिन जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अब अगर किसी झील को देखा जाए तो उसका पानी स्थिर रहता है, लेकिन महासागरों का जल इसके विपरीत होता है। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। इस गति को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। सबसे पहली गति है तरंगे, जिन्हें वेव्स कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो उस हवा के दबाव और घर्षण से पानी की सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। जल की सतह पर पानी का लगातार उठना और गिरना ही तरंग कहलाता है। हवा जितनी तेज बहेगी, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होंगी। और जब समुद्र में अत्यधिक विनाशकारी तरंगों का निर्माण होता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे या हार्बर वेव्स। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सुनामी आने पर बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अब 2004 में आई विनाशकारी सुनामी का विश्लेषण करते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक अत्यंत भयंकर सुनामी आई थी। इसका मूल कारण महासागर के तल में आया एक शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप का अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। इस घटना के पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया जिम्मेदार थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। दबाव अचानक टूटने के कारण समुद्र का तल खिसक गया। समुद्र तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। इस अंतराल को भरने के लिए महासागरीय जल उस दिशा में बहने लगा। परिणाम स्वरूप पानी तटों से बहुत तेजी से पीछे की ओर खिसकने लगा। और जब वो पानी वापस लौटा तो उसने सुनामी का रूप ले लिया। खुले महासागर में इन तरंगों की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, जो कमर्शियल हवाई जहाजों की गति के बराबर है। तट के पास पानी की गहराई कम होने से लहरों की ऊंचाई 15 मीटर से भी ज्यादा हो गई थी। इसका असर इतना भयानक था कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पूरी तरह डूब गया। सुनामी को एक पूर्व चेतावनी संकेत भी होता है। जी, जब सुनामी आने वाली होती है तो तटीय क्षेत्र से समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटता है। 2004 में जिन लोगों को ये पता नहीं था, वे पानी को पीछे जाता देख तट पर जमा हो गए, जिसके फलस्वरूप जब विशाल तरंग आई तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। तरंगों के बाद अब बात करते हैं ज्वार भाटा यानी टाइड्स की। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल ऊंचाई तक उठकर तट को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। और जब जल निम्नतम स्तर तक आकर पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसके पीछे का खगोलीय विज्ञान गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। सूर्य और चंद्रमा का अपना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब ये बल महासागरों के जल पर प्रभाव डालता है तो पानी खिंचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा पृथ्वी के अधिक करीब है, इसलिए उसका प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। खगोलीय स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बृहत ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स। ये पूर्णिमा यानी फुल मून और अमावस्या यानी न्यू मून के दिनों में आता है। इन दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिससे सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। दूसरा प्रकार है लघु ज्वार, जिसे नीप टाइड्स कहा जाता है। ये तब आता है जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है। इस समय सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से पड़ता है। जल का खिंचाव कम हो जाता है, जिससे निम्न या छोटे ज्वार आते हैं। ज्वार भाटे के कई उपयोग भी हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में बहुत सहायक होते हैं। जी, वे बड़े समुद्री जहाज़ों को सुरक्षित रूप से छिछले बंदरगाहों तक पहुंचने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। पानी के साथ मछलियां भी तट के निकट आ जाती हैं। और आधुनिक समय में ज्वार भाटे की गतिज ऊर्जा का उपयोग
टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा रहा है। अब महासागरीय गतियों की तीसरी श्रेणी पर आते हैं, महासागरीय धाराएं या ओशन करंट्स। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। इन्हें विशाल महासागर के भीतर बहने वाली निरंतर नदियों के रूप में समझा जा सकता है। तापमान के आधार पर ये दो भागों में विभाजित होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होकर निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धारा एक ठंडी जलधारा का प्रमुख उदाहरण है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इन धाराओं का जलवायु और पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धाराएं पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने वाली एक बड़ी प्रणाली है। अगर किसी तट के पास से गर्म जलधारा बह रही है तो वो उस पूरे क्षेत्र का तापमान बढ़ा देगी। इन धाराओं का आर्थिक प्रभाव मत्स्य पालन क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वो सर्वोत्तम मछली पकड़ने का क्षेत्र माना जाता है। गर्म और ठंडा पानी मिलने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। इसके उदाहरण हैं जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के क्षेत्र। लेकिन जहां ये दोनों धाराएं मिलती हैं, वहां बहुत घना कोहरे वाला मौसम भी बनता है, जिससे दृश्यता यानी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। आज की चर्चा से एक गहरा विचार सामने आता है। थलशाला के जिस कॉन्सेप्ट की बात हमने की थी, आज खगोल विज्ञानी अंतरिक्ष में एक्सोप्लैनेट्स पर भी जलवाष्प खोज रहे हैं। ये विचार करने योग्य है कि जो जल चक्र हमारी पृथ्वी को जीवन देता है, शायद वही नियम अंतरिक्ष में भी काम कर रहा हो। एक सीमित संसाधन से प्रकृति ने पूरे ग्रह का संतुलन कैसे साधा है, ये वाकई अद्भुत है। इस संपूर्ण अकादमिक चर्चा को संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। हमने जल चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझा। पृथ्वी पर जल वितरण के आंकड़ों से ये स्पष्ट हुआ कि अधिकांश जल महासागरों में लवणीय रूप में मौजूद है। महासागरीय गतियों के तहत हमने पवन घर्षण से उत्पन्न होने वाली तरंगों और विस्थापन से आने वाली सुनामी की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा और तापमान को संतुलित करने वाली गर्म तथा ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए 6वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। जी, इस डीप डाइव का जो मुख्य विषय है वो दुनिया के दो बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण नदी बेसिनों पर केंद्रित है। बिल्कुल। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसे हम ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, उसमें स्थित अमेज़न बेसिन। और दूसरा है उपोष्ण क्षेत्र यानी सब ट्रॉपिकल रीजन में स्थित हमारा अपना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है और वहां का जीवन भी बिल्कुल अलग है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि पर्यावरण किस प्रकार मानव जीवन के रहन सहन को तय करता है। यानी इंसान क्या खाता है, कैसे घर बनाता है, ये सब पूरी तरह से वहां के भूगोल पर निर्भर करता है। साथ ही हम ये भी गहराई से देखेंगे कि मनुष्य अपनी विकासात्मक गतिविधियों से अपने ही पर्यावरण में कैसे बड़े बदलाव ला रहा है। ये चर्चा पूरी तरह तथ्यात्मक रहेगी। तो सबसे पहले अमेज़न बेसिन की भौगोलिक स्थिति से शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर हम ग्लोब पर देखें तो ये बेसिन भूमध्य रेखा के बिल्कुल आसपास फैला हुआ है। सटीक रूप से कहें तो ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। और ध्यान रहे, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अमेज़न नदी पश्चिम में एंडीज पर्वतों से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर बहते हुए अंत में अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। यहाँ इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए दो महत्वपूर्ण भौगोलिक परिभाषाओं को समझना बहुत आवश्यक है। जी, पहला शब्द है नदी का मुहाना। जब कोई नदी अपनी यात्रा समाप्त करके किसी अन्य जलराशि या महासागर में जाकर मिलती है तो उस मिलन बिंदु को नदी का मुहाना कहा जाता है। और दूसरा शब्द है सहायक नदियां। कोई भी बड़ी नदी अकेली नहीं बहती, उसमें रास्ते भर छोटी छोटी नदियां आकर मिलती रहती हैं। सही कहा। एक मुख्य नदी अपनी इन सभी सहायक नदियों के साथ मिलकर जिस पूरे क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, उसे जल संग्रहण क्षेत्र या बेसिन कहा जाता है। और ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। बिल्कुल। अब इस अमेज़न नदी का नाम कैसे पड़ा?
इसके पीछे भी ये बहुत ही रोचक ऐतिहासिक घटना है। हाँ, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की थी, हाँ। तब वे इस घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे। और तभी अचानक उन पर स्थानीय आदिवासियों ने आक्रमण कर दिया। इन आदिवासियों की वेशभूषा बहुत अलग थी। उन्होंने सिर पर खास तरह का हेडगियर और शरीर पर घास के स्कर्ट पहने हुए थे। इन हमलावरों को देखकर स्पेनिश अन्वेषकों को प्राचीन रोमन साम्राज्य की महिला योद्धाओं की याद आ गई, जिन्हें अमेज़न्स कहा जाता था। और उन्हीं प्राचीन योद्धाओं के नाम पर इस पूरी नदी और इस बेसिन का नाम अमेज़न पड़ गया। ये इतिहास वास्तव में दिलचस्प है। अब अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। मतलब यहाँ दिन और रात दोनों ही समय हवा में बहुत अधिक नमी मौजूद होती है। जी, इस उच्च आर्द्रता के कारण शरीर में हमेशा एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस होती रहती है। और मौसम इतना अस्थिर होता है कि लगभग प्रतिदिन बिना किसी पूर्व चेतावनी के भारी वर्षा होती है। सही कहा। दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है, रात में तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो चिपचिपाहट वैसी ही बनी रहती है। इतनी भयंकर बारिश और गर्मी का सीधा असर वहाँ के जंगलों पर भी पड़ता है। बिल्कुल, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ बहुत सघन और घने वन उग जाते हैं। ये जंगल इतने घने होते हैं कि पेड़ों की ऊपरी पत्तियों और शाखाओं के आपस में उलझने से आसमान में एक छत सी बन जाती है, जिसे कैनोपी कहते हैं। और इस मोटी छत के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। दिन के समय भी जंगल के अंदर अंधेरा रहता है। इसलिए यहाँ की जमीन हमेशा प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। हाँ, यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। इसी कारण यहाँ परजीवी पौधों का बहुत अधिक महत्व है, जैसे ऑर्किड और ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड एक बहुत ही विशेष पौधा है। ये अपनी पत्तियों की बनावट के कारण बारिश के जल को कटोरी की तरह संचित करके रखता है। और वर्षा वन के मेंढक इन छोटे जल के पॉकेट का उपयोग अपने अंडे देने के लिए करते हैं। सही कहा। ये शिकारियों से बचने का एक सुरक्षित स्थान होता है। प्राणी जगत की बात करें तो यहाँ जीवों की बहुत असाधारण विविधता है। पक्षियों में यहाँ टूकन, हमिंगबर्ड और मकाऊ पाए जाते हैं। जी हाँ, टूकन पक्षी की चोंच बहुत बड़ी और मजबूत होती है, जिससे वो सख्त फलों को आसानी से तोड़ सकता है। जानवरों में यहाँ बंदर, स्लॉथ और चींटियां खाने वाले विशेष जानवर टैपियर भी मिलते हैं। ब्रोमीलाइड पौधे और टैपियर से जुड़ी ये जानकारी खास है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ सरीसृप और मछलियों की भी कई खतरनाक प्रजातियां मिलती हैं, जैसे मगरमच्छ, विषैले सांप और अजगर तो यहाँ आम हैं। और दलदली इलाकों में एनाकोंडा और बोआ जैसी विशाल सांपों की प्रजातियां निवास करती हैं। पानी के अंदर भी खतरा कम नहीं है। अमेज़न नदी में मांस खाने वाली पिरानिया मछली पाई जाती है। पिरानिया अपने तेज दांतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर जैव विविधता के मामले में ये बेसिन बहुत समृद्ध है। ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन इस सघन जंगल में रहने वाले निवासियों का जीवन कैसा होता है, इसे समझना भी अहम है। यहाँ के लोग खेती के लिए एक परंपरागत तरीके का उपयोग करते हैं, जिसे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। इस पद्धति में किसान सबसे पहले कुल्हाड़ी से वृक्षों को काटकर जमीन का एक छोटा टुकड़ा साफ करते हैं। जी, फिर इन कटे हुए पेड़ों को वहीं सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में जलाया जाता है। और जलाने से जो राख बनती है वो प्राकृतिक खाद का काम करती है। इस साफ की गई भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल उगाई जाती है, लेकिन भारी बारिश के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तब किसान उस जगह को छोड़ देते हैं और फिर वे जंगल में नई जगह तलाश करके यही प्रक्रिया दोहराते हैं। श्रम विभाजन की बात करें तो पुरुष जंगल में शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से खेतों का ध्यान रखती हैं। वे टैपियोका, अनानास और शकरकंद उगाती हैं। भोजन में इनका मुख्य आहार मैन्योक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए ये लोग चींटी की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। सही कहा। और अब समय के साथ यहाँ कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाने लगी हैं। यहाँ के घर भी बहुत विशेष होते हैं। कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलौका कहे जाने वाले बड़े लकड़ी के अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, ताकि भारी बारिश का पानी छत पर रुके नहीं और तुरंत नीचे बह जाए। लेकिन अमेज़न बेसिन के लोगों का ये पारंपरिक जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा है। इसका मुख्य कारण है 1970 में बना ट्रांस अमेज़न महामार्ग। जी,
इस महामार्ग के बनने से वर्षावन के आंतरिक और दुर्गम भागों तक पहुंचना संभव हो गया। इस विकास के कारण वहां की मूल आदिवासी आबादी को अपने पुश्तैनी क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। और इस अनियंत्रित विकास के कारण पर्यावरण पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वनों का एक बहुत बड़ा भाग हर साल नष्ट हो रहा है। जब पेड़ कट जाते हैं तो भारी वर्षा होने पर मिट्टी की ऊपरी परत पानी के साथ बह जाती है और देखते ही देखते हरा भरा वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। अमेज़न के जंगलों को समझने के बाद अब चर्चा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ते हैं। जी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हमारे अध्ययन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बेसिन उपोष्ण क्षेत्र यानी सब ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपनी कई सहायक नदियों के साथ मिलकर इस बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी। इस बेसिन के मैदानी इलाकों की एक बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ अनेक चाप झील यानी ऑक्सबोलिक्स पाई जाती हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच मानसून की अच्छी और भारी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड होती है। इस बेसिन क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ भी हैं और समतल मैदान भी हैं, जो यहाँ की जनसंख्या को सीधे प्रभावित करते हैं। इसी संदर्भ में जनसंख्या घनत्व को समझना बहुत जरूरी है, जो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बताता है। बिल्कुल, पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढलान होती है, जिससे वहां घर बनाना और खेती करना कठिन है, इसलिए वहां कम लोग रहते हैं। इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों में समतल भूमि और नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व केवल 189 है, जबकि समतल मैदान वाले पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 है और बिहार का 1102 है। ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि मैदानों में जीवन आसान है और पहाड़ों पर वेदिका कृषि और जनसंख्या घनत्व से जुड़े ये तथ्य बहुत अहम है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि के दृष्टिकोण से भी मैदानी क्षेत्र बेहतरीन है। जहाँ पर्याप्त जल है, वहाँ के मुख्य फसल धान यानी चावल है। धान के अलावा इस बेसिन में गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा भी उगाया जाता है। व्यापार के लिए गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल और असम की तरफ जाएं, तो पहाड़ियों की ढलानों पर चाय के बागान देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बिहार और असम के कुछ हिस्सों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। पहाड़ों पर कृषि के लिए एक विशेष तरीका अपनाया जाता है, जिसे वेदिका कृषि या टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इसमें खड़ी ढलानों को काटकर समतल सतह बनाकर सीढ़ियां जैसी संरचना तैयार की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बारिश के जल का प्रवाह तेज न हो और उपजाऊ मिट्टी का कटाव रुक सके। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वनस्पति भी भू आकृतियों के अनुसार बदलती रहती है। मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से सागवान, साखू और पीपल जैसे पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के बड़े बड़े झुरमुट मिलते हैं। और जहां नदी समुद्र से मिलती है, उन डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन बहुत अच्छी तरह पनपते हैं। वहीं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे ठंडे पर्वतीय इलाकों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। वन्यजीवों के मामले में भी ये बेसन बहुत विविधतापूर्ण है। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और डेल्टा क्षेत्र, जिसे सुंदरबन कहते हैं, वहां बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदी के साफ जल और बंगाल की खाड़ी में रोहू, कतला और हिल्सा मछलियां भारी मात्रा में मिलती हैं। इस नदी प्रणाली के अलवण जल में एक अत्यंत विशेष जीव भी रहता है, अंधी डॉल्फिन, जिसे सुसु कहा जाता है। ये डॉल्फिन प्राकृतिक रूप से अंधी होती है और पानी के अंदर शिकार करने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है। सुसु डॉल्फिन और जल की शुद्धता से जुड़ा ये विशिष्ट तथ्य बहुत अहम है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जी, सुसु डॉल्फिन इस बात का सबसे बड़ा प्राकृतिक सूचक है कि नदी का जल शुद्ध है। ये प्रदूषित पानी में जीवित नहीं रह सकती। लेकिन आज उद्योगों के रसायनों और शहरों की गंदगी से इस प्रजाति को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसका मुख्य कारण है बेसिन के मैदानी इलाकों में बसे बड़े शहर, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना और कोलकाता। इन शहरों की आबादी 10 लाख से बहुत अधिक है
और इनका सारा कचरा बिना साफ किए सीधे नदी में बह जाता है। यातायात की बात करें तो समतल जमीन के कारण यहाँ सड़क और रेल मार्ग का नेटवर्क बहुत सुविकसित है। साथ ही जलमार्ग भी यातायात का एक सस्ता माध्यम है, जैसे कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पर्यटन भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। आगरा में ताजमहल, इलाहाबाद में संगम और कई प्राचीन बौद्ध स्तूप यहाँ मौजूद हैं। लखनऊ का ऐतिहासिक इमामबाड़ा और असम का काजीरंगा व मानस वन्य प्राणी अभयारण्य भी इस बेसिन का अहम हिस्सा है। आज की इस पूरी तथ्यात्मक चर्चा का अगर हम समग्र रूप से विश्लेषण करें तो एक बहुत स्पष्ट बात सामने आती है। बिल्कुल, मनुष्य ने अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण का उपयोग करना सीख लिया है, चाहे वो अमेज़न के घने जंगल हों या गंगा के उपजाऊ मैदान। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विकास की यह अंधाधुंध दौड़ कहीं उस प्राकृतिक संतुलन को ही ना मिटा दे जिस पर हमारा अस्तित्व टिका है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही भविष्य का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। 6वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेगिस्तान में जीवन। इसमें हम एक गर्म रेगिस्तान जिसका प्रमुख उदाहरण सहारा और एक ठंडे रेगिस्तान जिसका उदाहरण लद्दाख है, इन दोनों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय है। इस विस्तृत अध्ययन को आरंभ करने से पहले रेगिस्तान या मरुस्थल की अकादमिक परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझना बहुत आवश्यक है। सामान्यतः मरुस्थल शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में केवल रेत और अत्यधिक गर्मी का चित्र उभरता है, परंतु भौगोलिक रूप से रेगिस्तान एक ऐसा शुष्क प्रदेश है जिसकी पहचान अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और विरल वनस्पति से होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस परिभाषा में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक वर्षा की कमी है। जहां वाष्पीकरण की दर बारिश होने की दर से बहुत अधिक होती है, वह क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। इसी तापमान की भिन्नता के आधार पर हम इन्हें गर्म और ठंडे रेगिस्तान में बांटते हैं। इस सैद्धांतिक परिभाषा को समझने के बाद अब हम विश्व के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा की भौगोलिक स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, सहारा का अध्ययन बहुत ही रोचक है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित सहारा रेगिस्तान का विस्तार इतना विशाल है कि ये उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े भूभाग को पूरी तरह से कवर करता है। इसके आकार की विशालता का अनुमान इसी एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक तुलना कर सकते हैं। छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस तुलना से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि सहारा रेगिस्तान का आकार भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 2 गुने से भी काफी अधिक है। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक तुलना है। इतनी विशाल भौगोलिक इकाई का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव भी बहुत व्यापक होता है। भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो सहारा रेगिस्तान 11 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। मानचित्र अध्ययन के लिए इन देशों के नाम जानना आवश्यक है। ये 11 देश हैं: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। इतने सारे देशों में फैले होने के कारण ही सहारा की स्थलाकृति में काफी विविधता देखने को मिलती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सहारा केवल बालू या रेत का एक अंतहीन मैदान है। असल में इसका अकादमिक यथार्थ इस सोच से काफी भिन्न है। यहाँ रेत के विशाल मैदानों के साथ साथ बजरी के विस्तृत मैदान भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी मौजूद हैं। कुछ स्थानों पर ये चट्टानी सतहें 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ध्यान दें, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और ये चट्टानी सतहें भूगर्भीय हलचलों और पवन अपरदन का सीधा परिणाम है। सहारा के इस भू आकृतिक स्वरूप को समझने के बाद यदि हम इसके जलवायु के इतिहास को देखें तो कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आते हैं। आज हम जिस क्षेत्र को अत्यधिक शुष्क मानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से ये बात एकदम स्पष्ट होती है कि सहारा कभी एक पूर्णतया हरा भरा और जीवंत मैदान हुआ करता था। ये जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सहारा क्षेत्र की विभिन्न गुफाओं से प्राप्त प्राचीन चित्रों का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि प्राचीन काल में यहाँ बड़ी नदियां प्रवाहित होती थीं। उन नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र में
मगरमच्छ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ और बकरियां यहाँ विचरण करने वाले सामान्य जानवर थे। इस जैविक विविधता का अर्थ है कि यहाँ कभी पर्याप्त वर्षा होती थी। बिल्कुल। लेकिन ये याद रखना आवश्यक है कि ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। उस प्राचीन हरी भरी जलवायु का वर्तमान जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है वो प्रकृति की अत्यधिक चरम अवस्था को दर्शाता है। आज की स्थिति में सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु नाम मात्र के लिए होती है और वो भी बहुत ही कम समय के लिए। इस क्षेत्र में आसमान हमेशा बादल रहित और निर्मल रहता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधे सतह पर पड़ती हैं। यहाँ नमी का संचय बिल्कुल नहीं हो पाता, बल्कि वो बहुत तेजी से वाष्पित हो जाती है। इस तीव्र वाष्पीकरण का सीधा प्रभाव यहाँ के दैनिक तापमान पर पड़ता है। दिन के समय यहाँ की गर्मी बहुत असहनीय होती है। तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। इस अत्यधिक तापमान के कारण रेत और चट्टानें तेजी से गर्म हो जाती हैं और ऊष्मा का विकिरण करती हैं। और इसके एकदम विपरीत, जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। रात के समय तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यह दैनिक तापांतर बहुत ही चरम स्तर का होता है। इसी चरम जलवायु का एक ऐतिहासिक उदाहरण वर्ष 1922 में देखा गया था। लीबिया के अल अजीजिया क्षेत्र में 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये मरुस्थल कितनी अधिक ऊष्मा ग्रहण कर सकता है। इतनी कठोर और विषम जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव यहाँ की वनस्पति और प्राणी जगत पर पड़ता है। पानी की भारी कमी के कारण वनस्पति अत्यंत विरल है। जो वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं, उन्होंने स्वयं को इस शुष्कता के पूरी तरह अनुकूल बना लिया है। इन वनस्पतियों में मुख्य रूप से कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया शामिल हैं। इन पौधों ने पानी बचाने के लिए अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं और इनकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि वाष्प उत्सर्जन को कम किया जा सके। प्राणी जगत की बात करें तो इस कठिन वातावरण में ऊंट सबसे महत्वपूर्ण जीव है। इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट के अलावा यहाँ लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां और छिपकलियां पाई जाती हैं। जीव जंतुओं की इस चर्चा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज का उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ। वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान की सूखी रेत में मछलियों के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ये तथ्य उस ऐतिहासिक साक्ष्य को पुष्ट करता है कि यहाँ कभी जल स्रोत थे। हालांकि फिर से बता दूं, ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। इस जैविक पृष्ठभूमि के बाद ये समझना भी आवश्यक है कि मानव ने इस कठोर वातावरण में स्वयं को कैसे स्थापित किया है। इतनी कष्टकारी जलवायु के बावजूद सहारा रेगिस्तान निर्जन नहीं है। यहाँ विभिन्न मानव समुदाय निवास करते आ रहे हैं और उन्होंने इस वातावरण के साथ एक विशेष तालमेल बिठा लिया है। बिल्कुल। इन समुदायों में बेदुइन और त्वारेग जैसी चलवासी जनजातियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये जनजातियां संसाधनों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती रहती हैं। वे मुख्य रूप से बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े पालते हैं, जिनसे उन्हें दूध और मांस प्राप्त होता है। और इन जानवरों से उन्हें वस्त्र तथा तंबू बनाने के लिए खाल और बाल भी मिलते हैं। इन जनजातियों के पहनावे में जलवायु के प्रति एक विशेष प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है। इतने गर्म वातावरण में भी ये लोग बहुत भारी वस्त्र पहनते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। ये भारी वस्त्र उन्हें रेगिस्तान की तीव्र धूल भरी आंधियों और दिन के समय चलने वाली अत्यधिक गर्म वायु से बचाते हैं। यह शरीर की नमी को तेजी से वाष्पित होने से भी रोकता है। मानव बस्तियों के विकास में सबसे बड़ी भूमिका रेगिस्तान में पाए जाने वाले जल स्रोतों की होती है, जिन्हें मरुद्यान या ओएसिस कहा जाता है। मरुद्यान का निर्माण कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तेज पवनें रेगिस्तान की सतह से भारी मात्रा में रेत को उड़ा ले जाती हैं, तो वहां एक गहरा गर्त बन जाता है। जब यह गर्त इतना गहरा हो जाए कि वो भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाए, तो वो जल सतह पर आ जाता है। इसी जल स्रोत के कारण वहां एक उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, जिसे मरुद्यान कहते हैं।
ये मरुद्यान विशाल शुष्क क्षेत्र में जीवन के प्रमुख केंद्र होते हैं। लोग इन मरुद्यानों के आसपास स्थायी रूप से बस जाते हैं और कृषि कार्य करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं। मोरक्को का टेफिलेट मरुद्यान इस संरचना का एक विशाल और उत्कृष्ट उदाहरण है। हाँ, यह मरुद्यान लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी प्रकार सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील नदी की घाटी सघन मानव बसाव को संभव बनाती है। जल की उपलब्धता के कारण यहाँ कृषि का अच्छा विकास हुआ है। चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण नकदी फसल के रूप में प्रसिद्ध है। पारंपरिक कृषि के अलावा वर्तमान समय में सहारा रेगिस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत तीव्र परिवर्तन आ रहा है। इसका मुख्य कारण महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों की खोज है। बिल्कुल, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में बड़े पैमाने पर तेल की खोज हुई है। खनिज तेल की मांग ने इस क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। तेल के साथ साथ यहाँ लोहा, मैंगनीज और यूरेनियम जैसे खनिज भी भारी मात्रा में पाए गए हैं। इस विकास का प्रभाव यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज सहारा में एक विरोधाभास है, जहाँ मस्जिदों के साथ अब ऊंचे कांच के आधुनिक भवन बन रहे हैं। ऊंटों के प्राचीन व्यापारिक मार्गों की जगह अब आधुनिक सुपर महामार्गों ने ले ली है। आधुनिकीकरण का यह प्रभाव जनजातियों पर भी पड़ा है। तुआरेग जनजाति के लोग अब विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। चलवासी जनजातियों के कई लोग अब शहरी जीवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं और तेल तथा गैस उत्पादन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सहारा के इस पूर्ण परिदृश्य का विस्तृत अध्ययन करने के बाद अब हम अपनी भौगोलिक चर्चा को एक विपरीत दिशा में ले चलते हैं। अब हम भारत में स्थित ठंडे रेगिस्तान लद्दाख का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र के नाम की व्युत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। लद्दाख शब्द मूल रूप से दो शब्दों के संयोजन से बना है। पहला शब्द है ला, जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रा, और दूसरा शब्द है दाग, जिसका अर्थ है देश। अतः लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है पर्वतीय दर्रों का देश। इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत विशिष्ट और दुर्गम है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। यह अत्यधिक ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्र है जो इसकी जलवायु को नियंत्रित करता है। इस उच्च पर्वतीय क्षेत्र में नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें सिंधु नदी सबसे प्रमुख है। जब ये नदियां इन कठोर पहाड़ों को काटती हैं तो वे अत्यंत गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण करती हैं, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में ग्रेंगरी, हिमानी जैसी कई महत्वपूर्ण हिमानियां भी स्थित हैं। लद्दाख की जलवायु को समझने के लिए इसकी ऊंचाई को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल क्षेत्र में लगभग 3000 मीटर से प्रारंभ होती है और काराकोरम श्रेणियों में ये 8000 मीटर से भी अधिक हो जाती है। इतनी अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। ऊंचाई पर वायुमंडल का घनत्व कम हो जाता है। वायु की परत बहुत पतली होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की गर्मी की तीव्रता सीधे महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक रहता है, लेकिन रात में ये तेजी से 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। और शीत ऋतु में तो स्थिति और भी कठोर हो जाती है। सर्दियों के मौसम में तापमान लगभग हमेशा -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तापमान के साथ साथ यहाँ की वर्षा का पैटर्न भी इसे एक शीत मरुस्थल बनाता है। हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक स्थिति के कारण लद्दाख वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र वो स्थान होता है जहां ऊंचे पर्वतों के कारण नमी युक्त पवनें नहीं पहुंच पाती। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ वर्षा मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। सभी अध्ययनकर्ता ध्यान दें, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसी अत्यंत शुष्क और ठंडे वातावरण के कारण यहाँ एक बहुत ही विरोधाभासी परिघटना देखने को मिलती है। एक तरफ ठंडी हवाएं चलती हैं और दूसरी तरफ सूर्य का ताप बहुत तीव्र होता है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई व्यक्ति धूप में इस प्रकार बैठे कि उसके पैर छाया में हों, तो उसे एक ही समय पर ऊष्माघात
और तुषार उपघात दोनों हो सकते हैं। यह एक अद्वितीय वैज्ञानिक तथ्य है। अब यदि हम लद्दाख की वनस्पति और प्राणीजात का अध्ययन करें तो पाते हैं कि अत्यधिक शुष्कता के कारण वनस्पति बहुत विरल है। पशुओं के चरने के लिए यहाँ केवल कुछ स्थानों पर ही अल्प मात्रा में घास और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। घाटियों में मुख्य रूप से शरपत, जिसे विलो कहा जाता है, और पॉपुलर के पेड़ों के उपवन देखे जा सकते हैं। इस विलो पेड़ की लकड़ी का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। दुनिया में क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला इसी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ भी फलते हैं। प्राणी जगत की बात करें तो लद्दाख में पक्षियों की कई विशिष्ट प्रजातियां हैं। रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक और हूप यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं। स्तनधारी पशुओं में यहाँ जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और कुछ विशेष कुत्ते पाए जाते हैं। स्थानीय लोग इन्हें दूध, मांस और खाल के लिए पालते हैं। याक का दूध विशेष रूप से पनीर और मक्खन बनाने के काम आता है। इन पशुओं में एक अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ जंतु का उल्लेख करना बहुत अनिवार्य है। वो जीव है चीरू, जिसे तिब्बती एंटीलोप भी कहा जाता है। यह एक विलुप्तप्राय जीव है। बिल्कुल। चीरू का अत्यधिक शिकार किया जाता है, जिसका मुख्य कारण शाहतूश नामक ऊन की प्राप्ति है। ये शाहतूश ऊन वजन में अत्यंत हल्का होता है, लेकिन शरीर को अत्यधिक गर्म रखता है। वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से ये एक गंभीर विषय है, इसलिए ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लद्दाख की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख तिब्बत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग रहा है। यहाँ निवास करने वाले अधिकांश लोग मुख्य रूप से दो धर्मों को मानते हैं, इस्लाम और बौद्ध धर्म। लद्दाख में बौद्ध संस्कृति की उपस्थिति बहुत सशक्त है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ अपनी विशिष्ट परंपरागत वास्तुकला के साथ स्थित हैं, जिन्हें गोम्पा कहा जाता है। अध्ययन के लिए कुछ प्रमुख गोम्पाओं के नाम याद रखना आवश्यक हैं, जैसे हेमिस, थिक्से, शे और लामा यूरो। ये शिक्षा और संस्कृति के भी प्रमुख केंद्र हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ के निवासियों की जीवन शैली बहुत परिश्रमी होती है। ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलती है तब लोग कृषि कार्य करते हैं। वे मुख्य रूप से जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम उगाते हैं। लेकिन शीत ऋतु में तापमान इतना गिर जाता है कि कृषि करना असंभव हो जाता है। ऐसे कठिन समय में वे स्वयं को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में व्यस्त रखते हैं। यहाँ के समाज में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से सशक्त है। वे केवल घर और खेतों में काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानों का भी सफलतापूर्वक संचालन करती हैं। बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण से लद्दाख अब तेजी से बदल रहा है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से बहुत अच्छी तरह जुड़ गई है। लेह को प्रसिद्ध जोजिला दर्रे के माध्यम से कश्मीर घाटी से जोड़ा गया है। यातायात के संदर्भ में मनाली लेह राजमार्ग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये राजमार्ग हिमालय की दुर्गम श्रेणियों को पार करता है और 4 बहुत ही ऊंचे दर्रों से होकर गुजरता है। इन दर्रों के नाम हैं रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला और टंगलंगला। अत्यधिक बर्फबारी के कारण ये मार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। आर्थिक विकास के मोर्चे पर वर्तमान में पर्यटन लद्दाख का सबसे मुख्य क्रियाकलाप बन गया है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ के प्राचीन गोम्पाओं, विस्तृत घास के मैदानों, ग्लेशियरों और पारंपरिक उत्सवों को देखने आते हैं। इस बढ़ते पर्यटन से सामाजिक और आर्थिक जनजीवन में तीव्र परिवर्तन आ रहे हैं। परंतु जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वह ये है कि इन सभी आधुनिक परिवर्तनों के बावजूद लद्दाख के लोगों ने अपने पर्यावरण के साथ एक अद्भुत संतुलन बनाए रखा है। बिल्कुल, लद्दाख के निवासियों ने प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करके ही ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहना सीखा है। यहाँ जल और ईंधन जैसे संसाधनों की हमेशा कमी रही है, इसलिए वे इन संसाधनों का उपयोग केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार और अत्यंत मितव्ययिता के साथ करते हैं। यह जीवनशैली आज के विश्व के लिए सतत विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पूरे विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि चाहे सहारा रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी हो या लद्दाख क्षेत्र की जमा देने वाली ठंड, दोनों ही स्थानों पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती हैं। परंतु इन्हीं विषम परिस्थितियों ने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक गहरे संबंध को जन्म दिया है। ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव अनुकूलन क्षमता कितनी व्यापक है।
आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है तो इन मरुस्थलीय समुदायों की जल और संसाधन संरक्षण तकनीकें हमारे भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश साबित हो सकती हैं। ये निश्चित रूप से इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक निष्कर्ष है, जो भौगोलिक तथ्यों को आधुनिक समस्याओं से जोड़ता है। 7वां चैप्टर कंप्लीट हुआ।